अगर किसी को डाउट है चैट पे बता दो। ओके, लेट मी स्टार्ट। तो अगर आगे बात करेंगे, अब ये तो हुआ बुक कीपिंग। अब ये बुक कीपिंग में ना जो भी रिकॉर्ड हम मेंटेन करते हैं ना, तो इसको मेंटेन करने के लिए एक प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस आपको फॉलो करना ही करना है। जब तक वो प्रोसेस फॉलो नहीं करोगे तो आपकी कोई ना कोई एंट्री गलत हो जाएगी और देयर विल बी एन एरर, और एरर की वजह से पूरा का पूरा रिकॉर्ड गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रोसेसेस है, प्रोसेसेस ऑफ अकाउंटिंग, दीज गो हैंड इन हैंड विद बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स पहला प्रोसेस है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स का मतलब ये होता है कि जो भी आपके अकाउंट्स होंगे, लेट मी इरेज इट फर्स्ट। जो भी आपके अकाउंट्स होंगे वो सारे के सारे अकाउंट्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं। देखो ल्यूका पेकोली बोलता है, ल्यूका पेकोली जिसको बोला जाता है फादर ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, आई होप थोड़ा थोड़ा किसी ने पढ़ा होगा, जिसने पढ़ा होगा वो इसको याद रखा होगा किसी ने। तो ही इज नोन एज फादर ऑफ अकाउंटिंग। इसने सिस्टम दिया था जिसका नाम था डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम ये आपके सेपरेटली सिलेबस में भी। डबल एंट्री सिस्टम, तो इस डबल एंट्री सिस्टम में उसने बात की थी अकाउंट्स की, कि वो बोलता है इन ईच अकाउंट, इन ईच ट्रांजैक्शन, सॉरी, इन ईच ट्रांजैक्शन या कोई भी लेन देन होगा उसमें देयर आर मिनिमम 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व। इसका मतलब है कि कोई भी ट्रांजैक्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक ट्रांजैक्शन लिखता हूं और उसको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल परचेज्ड फर्नीचर फॉर ₹5,000। ठीक है, सॉरी, अब जैसे ये फॉर एग्जांपल आपका एक एग्जांपल है, परचेज फर्नीचर फॉर ₹5,000। अब इसमें देखो आप कि देर आर मिनिमम 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व। क्या बोलता है ल्यूका पेकोली? देर आर मिनिमम 2 अकाउंट्स। अब एक अकाउंट तो आपका इन्वॉल्व हो रहा है फर्नीचर का, कि आप क्या खरीद रहे हो, फर्नीचर, और दूसरा आप दे क्या रहे हो, पैसा। ठीक है, तो 2 अकाउंट सीधा सीधा इन्वॉल्व हो गए। ठीक है, तो इस चीज को आपको आइडेंटिफाई करना है कि किसी भी ट्रांजेक्शन में, कोई भी ट्रांजेक्शन है तो उसमें कितने टाइप के अकाउंट्स हैं। तो इसको बोलते हैं हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। और ये आइडेंटिफाई आप तभी कर पाओगे जब आपके पास कोई ट्रांजैक्शन आएगी, जब कोई वाउचर आएगा। जब तक वाउचर नहीं होगा आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, एंड द नेक्स्ट प्रोसेस इज मेजरिंग। आपको क्या करना है, जो भी अकाउंट है उसको मेजर करना है कि वो किस को परटेन करता है, कितना पैसा है उसमें इन्वॉल्व, कितने की वैल्यू है उसकी। ठीक है, वो सारा का सारा मेजरिंग आपको करनी पड़ती है। तो सेकंड प्रोसेस आपकी ये है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि आप क्या करते हो, कुछ रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग लगाते हो उसी अकाउंट्स पे, कुछ रूल्स ऑफ, क्योंकि एक बात हमेशा समझना। हेलो, आप प्लीज स्पीकर ऑफ कर दीजिए। हाँ, तो एक बात हमेशा समझना कि ऐसा नहीं है कि कुछ भी आ गया, ट्रांजैक्शन आ गई और आप अपनी मर्जी से डाल दोगे, लिख दोगे, जैसे हम लोग आम तौर पे करते हैं घर में। अगर हिसाब किताब बनाते हैं तो अपने हिसाब से ही बना लेते हैं। बट बेसिकली यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं प्रॉपरली दैट वी हैव टू फॉलो, और उन रूल्स को जब तक हम अपने दिमाग में नहीं रखेंगे तब तक आपको जर्नल की एंट्री, जो कि पहला बुक है, ठीक है, इसमें आप एंट्री नहीं डाल पाओगे, क्योंकि ये बुक जो है ये एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में आती है।
और जब आपको रूल्स पता होंगे तो ही आप उसको लगा सकते हो। ठीक है, तो रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग आप लगाते हो उस ट्रांजेक्शन पे, जैसे ही आइडेंटिफाई कर लिया, और उसके बाद क्या करते हो, सिंपली रिकॉर्ड कर देते हो इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और पहली बुक कौन सी है रिकॉर्डिंग के लिए? जर्नल। ठीक है, तो जैसे ही आपने रिकॉर्ड किया, ये पहली बुक आ गई आपकी। ये ऐसे स्टार्ट होता है प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन मतलब जो भी आपने रिकॉर्ड कर दिया है उसको एक डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में फेयर करना। ठीक है, वो आपका काम आता है लेजर में। क्लासिफिकेशन मींस फेयर करना इन द लेजर डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स में। ठीक है, नेक्स्ट इज समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब होता है बैलेंसिंग। ठीक है, जो कि आप ट्रायल ट्रायल बैलेंस में करते हो। तो मैंने आपको बोला था या तो आप ट्रायल बैलेंस बना लो या आप सिंपली बैलेंसिंग कर लो। ठीक है, उसके बाद का जो प्रोसेस होता है एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग, ये सारा का सारा आपका फाइनल अकाउंट्स में आता है। ठीक है, तो ये आपके गो हैंड इन हैंड। आप क्या करते हो, ट्रेडिंग अकाउंट में आप ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हो। ठीक है, ये हम सारा आगे डिस्कस करेंगे। एक्चुअली थोड़ा सा सेंसिटिव हो रखा है माउस। ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हो, उसके बाद आप क्या करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस में आप नेट प्रॉफिट निकालते हो। और ये नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होता है आपका बैलेंस शीट में। और यहाँ पे आप क्या करते हो, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस निकालते हो। ठीक है, तो ये आपका है एक पूरा का पूरा प्रोसेस। और फाइनली जैसे ही आपकी फाइनेंशियल पोजीशन आ जाती है, आप क्या करते हो, कम्युनिकेट करते हो ये प्रोसेस को। ये जो फाइनेंशियल पोजीशन है इसको कम्युनिकेट करते हो किसको, टू द इंटरनल यूजर्स एंड टू द एक्सटर्नल यूजर्स। तो ये एक फ्लो चार्ट मैंने बनाया हुआ है, इस फ्लो चार्ट को मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। और ये इजीएस्ट वे है टू लर्न अकाउंट्स। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखें। जो भी डाउट होता है आप प्लीज पहले चैट बॉक्स यूज कीजिए, अगर नहीं होता है तो आप फिर उसके बाद ऑडियो ऑन। ठीक है, आई होप सबको समझ आ गई। अभी तक कोई डाउट रिप्लाई कर दें। ओके, ओके, चलो लेट्स प्रोसीड। तो नेक्स्ट मैंने आपको जैसे सब्सिडरी बुक्स पीछे डिस्कस कर दी हुई है, तो वो यहाँ पे दोबारा लिखी हुई है, इसको अच्छे से लिखा हुआ है, तो ये आपको मिल जाएगा। परचेजेस बुक, सेल्स बुक, परचेजेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, जर्नल प्रॉपर और कैश बुक। ठीक है, तो जैसे ही ये सब हो गया, बुक्स का आपने पढ़ लिया, प्रोसेसेस आपने पढ़ लिए। अब जो नेक्स्ट है, हम थोड़े से, सर परचेज फर्नीचर की जनरल एंट्री बताओ। ओके, अभी बता दूं कि लेट्स डिस्कस फर्स्ट स्टेप वाइज, की अभी बता दूं? बाकी एग्री करते हैं? जब तक रूल्स ऑफ जनरलाइजिंग नहीं पढ़ाऊंगा तब तक मैं आपको ये चीज समझाऊंगा तो ऊपर से जाएगा। राइट, राइट, प्लीज जंप मत कीजिए, हर एक क्लास आपको मिलेगी। स्टेप वाइज चलते हैं, आगे चलते हैं। तो आप हमेशा, अब देखो, जितने भी अकाउंट्स मैंने बोला, देयर आर मिनिमम अकाउंट, मिनिमम 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन। और उन अकाउंट्स को एक डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल उन अकाउंट्स को पढ़ने की एक डिफरेंट, दो टू सेपरेटली डिफरेंट अप्रोचेस है। और जिसको बोला जाता है, एक तो आपकी है ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसमें आप सिंपली 3 गोल्डन रूल्स पढ़ते हैं। ठीक है, 3 गोल्डन रूल्स। और दूसरी होती है मॉडर्न अप्रोच।
जिसमें आप किसी भी ट्रांजैक्शन को एसेट, लायबिलिटी, ये भी बताऊंगा क्या होता है, एक्सपेंसेस और इनकम में डिवाइड करते हो और फिर पढ़ते हो। ठीक है, तो ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच है, इनको पढ़ने से पहले एक छोटा सा हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं अकाउंटिंग टर्म्स का, और अकाउंटिंग टर्म्स के बाद हम इस पे आते हैं। ठीक है, तो आगे चलता हूँ। थोड़ा सा आइडिया ले लो कि दो टाइप्स की अप्रोच पढ़नी है हमने। ये क्यों दो डिफरेंट टाइप्स की अप्रोच पढ़नी है? बिकॉज कि आपको इजी रहे, कि आपको इजी रहे प्लीज। ये जो मैसेज कर रहे हैं इनको एक चीज प्लीज, ये अभी फिलहाल चैट में डोंट रिप्लाई। जो क्वेश्चंस आए हैं वो क्वेश्चंस में ईच एंड एवरी क्वेश्चन, फिर कल को जब मैं थोड़े टफ पे जाऊंगा तो आपको आना नहीं है। तो प्लीज अभी मत रिप्लाई कीजिए, टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम दो, उसके बाद हम पढ़ेंगे इन चीजों को। ठीक है, वो स्टेप बाय स्टेप। तो इसमें हमने क्यों दो अलग अलग अप्रोचेस पढ़नी है, वो इसलिए पढ़नी है कि यहाँ पे आपको क्रैक करना है एग्जाम। देखो मेरे से बेटर कोई नहीं बताएगा आपको, क्योंकि मैं खुद इसमें लगा हुआ हूँ, ऑलरेडी आई एम एम्प्लॉयड। और आपको देखा होगा आपने कि आपके एडवर्टीजमेंट पे भी आ रहा होगा, तो मैं इसी ब्रांच में हूँ जिसमें आपने जाना है। तो इसको पढ़ने के लिए आपको सिर्फ क्रैक करना है, आपको अकाउंट्स वालों की तरह थीसिस नहीं करनी। तो क्रैक करने के लिए दोनों अप्रोच आपके दिमाग में होनी चाहिए, लेकिन जो इजीएस्ट वन होगी वो आप पकड़ लेना और उस हिसाब से आंसर को सॉल्व करना। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको ये डिस्कस किया। आगे चलते हैं। सम इम्पोर्टेंट टर्म्स। इम्पोर्टेंट टर्म्स जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट इज एन एसेट। एसेट क्या होता है? देखो एसेट, लाइबिलिटी, ये सारी चीजें ना कैटेगरी है, कैटेगरी में डिवाइड किया और ताकि हम इसको आइडेंटिफाई कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एसेट की बात की जाएगी, तो एसेट इज समथिंग विच वी पोजेस, वी पोजेस। ठीक है, पोजेस मतलब कि जो भी आपके पास, अगर आप जैकेट पहन रहे हो वो आपको ठंड से बचा रही है, तो वो आपके लिए एक एसेट है। और आप इस तरह भी बोल सकते हो कि एसेट इज समथिंग विच गिव्स यू प्रॉफिट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। एनीथिंग विच गिव्स यू प्रॉफिट इज एन एसेट। ठीक है, अब ये जो एसेट है, दिस इज कैटेगराइज्ड इनटू टू डिफरेंट कैटेगरीज। पहली कैटेगरी है टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट। आप साथ में ये जो प्रेजेंटेशन है इसको भी देखते रहना और साथ में जो मैं लिखवा रहा हूँ उसको भी देखते रहना। ठीक है, टेंजिबल एसेट वो होता है जिसको हम फिजिकली देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो सारे के सारे आपके क्या होते हैं? टेंजिबल है। और जो आपके पास है, पोजेस करते हो जो, ठीक है, और जो आपको प्रॉफिट दे रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उस सब चीजों को टेंजिबल एसेट्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मशीनरी, फिर उसके बाद आपका फर्नीचर, लैंड, जितने भी ऐसे एसेट्स जिनको आप टच कर सकते हो, हेलो, उनको हम क्या बोलते हैं? टेंजिबल एसेट्स। और इनटेंजिबल वो होते हैं जिनको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते। ठीक है, इरफान, ओ इरफान। अपना स्टॉप कर दो प्लीज ऑडियो। ठीक है, जिनको हम इनटेंजिबल एसेट्स बोलते हैं कि वो एसेट्स जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, फील नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल आपके कौन कौन से आते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल आपके पेटेंट राइट, दूसरा आ गया कॉपीराइट, ठीक है, ट्रेडमार्क, और लास्ट में आपका आता है गुडविल। राइट रोहित, बिल्कुल करेक्ट। इसमें आपकी सर्विसेज भी आती है। ठीक है,
जितना भी आपका जिसको आप देख नहीं सकते, मेनली अगर देखा जाए ना, ये सारी डॉक्यूमेंटेशन, तो सेंसिटिव इतना, ये सारी की सारी क्या है, डॉक्यूमेंटेशन है। दिस इज सिंपली ए डॉक्यूमेंट, लेकिन इससे आपको फायदा जरूर होता है। अब आप देखना कि 2010 में क्या हुआ था कि यूएसए ने इंडिया को, सॉरी, यूएसए ने क्या किया था, दे स्टार्टेड क्लेमिंग द राइट ऑन, आपने सुना होगा इसको क्या बोलते हैं, टर्मेरिक। टर्मेरिक का मतलब होता है हल्दी, ठीक है। कि ये क्या है, पेटेंट बेसिकली क्या होता है, कोई भी अगर इन्वेंशन करते हैं तो उसका हम क्या करते हैं, उसका आपको राइट मिल जाता है कि उस आप उसको यूज कर सकते हो, कोई और उसको यूज नहीं कर सकता, ठीक है। और अगर किसी ने यूज करना है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी उसकी। तो दैट मीन्स पेटेंट जो होता है, पेटेंट इज समथिंग जो कि एक डॉक्यूमेंट होता है, अगर आपको परमिशन मिल गई गवर्नमेंट से तो उसके बाद आप यूज कर सकते हो, कोई और किसी और को यूज करना है तो उसको परमिशन लेनी है। तो यूएसए ने क्या किया कि हल्दी के ऊपर बोला कि दिस इज आवर इन्वेंशन। तो इंडिया ने इसको काउंटर किया, बोला कि हमारे वेद पढ़ लो, और वेद्स में आपको मिलेगा कि टर्मेरिक हमारा कब से यूज हो रहा है, ठीक है। तो दिस वे यूएसए ड्रॉप्ड हिज आइडिया, ठीक है। उसी तरह कॉपीराइट होता है, कुछ भी आपने लिखा है, कोई भी किताब छापी है, कुछ भी है, तो उसका एक आपको कॉपीराइट मिल जाता है। या गाना देख लो, कोई गाना होता है उसको भी आप क्या करते हो, आप उसका कॉपीराइट ले लेते हो सो दैट कि कोई और नहीं यूज कर सके, ठीक है। उसी तरह ट्रेडमार्क होता है, ट्रेडमार्क इज जस्ट ए लोगो, कंपनी का जो लोगो होता है, जैसे फॉर एग्जांपल टाटा का हो गया, आपका मारुति सुजुकी का हो गया, आपका hyundai का हो गया, जो एक लोगो होता है, अगर वो लोगो देख लेते हो तो उस लोगो को देख के कोई भी नई गाड़ी अगर लॉन्च होती है तो आप उसको देखते हो, लोगों को, उसके बेसिस पे आप बोलते हो यार गाड़ी बड़ी सही है, तो आप फटाफट खरीदते हो, तो कंपनी को इनडायरेक्टली उसका फायदा होता है। तो एनीथिंग विच गिव्स यू प्रॉफिट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज एन एसेट, और उसमें से जो जिसको देख नहीं सकते उसको क्या बोलते हैं, इंटेंजिबल एसेट। और गुडविल एक रेपुटेशन होती है, ठीक है, रेपुटेशन। तो ये है आपका एक कैटेगरी का एसेट। और दूसरा कैटेगरी ऑफ एसेट, एसेट को दूसरे तरीके से भी डिवाइड किया गया है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसका क्या है कि वो एक डिफरेंट कैटेगरी है, एसेट इज डिवाइडेड इनटू करंट एंड फिक्स्ड एसेट, ठीक है। करंट एसेट वो एसेट होता है which can be converted into cash within a year, which can be converted into cash within a year। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई सामान अपने पास रखा है बेचने के लिए, आप उसको बेचते हो और फटाफट आपके पास कैश आ जाता है। जैसे आपने कोई जूतों की दुकान खोली है, जैसे आपने कोई किराना शॉप खोला है, ठीक है। वो सारा का सारा आपका एसेट हो जाता है, करंट एसेट, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ ईयर। ये यहाँ पे भी लिखा गया है, ठीक है, इसको देख लेना। फिक्स्ड एसेट वो होता है विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ ईयर, जिसको टाइम लगता है, अगर आप उसको बेचने भी जाओगे मार्केट में तो उसको टाइम लगेगा, ठीक है। और वैसे भी देखा जाए अगर, कि जो हमारे पास कोई भी एसेट जो हमारे पास फिक्स रहता है, जिसको यूज करके हम कोई और चीज बनाते हैं, जैसे आपने मशीनरी इंस्टॉल की है अपनी कंपनी में, तो आप जनरली उसको नहीं बेचते हो, तो इसलिए वो बोला, एक सिंपली उसको डिफाइन कर दिया हुआ है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद जिसमें पैसा वापस आए उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड एसेट, ठीक है। मशीनरी हो गई, लैंड हो गया, वो सारी की सारी चीजें आपकी फिक्स्ड एसेट में आती है। इसी तरह आपका लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी इज बेसिकली कोई भी बोझ, कोई भी बोझ जो आपके पास पड़ा रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, कोई सामान खरीदा मार्केट से, आप उसको पैसा देना है, तो पैसा देना, अगर उस टाइम पैसा नहीं दे पा रहे हो तो उसको आप एग्जाम्पल करंट एसेट की कैश, उसके अलावा जिसने किसने पूछा, जिसने भी पूछा है, कैश हो गया आपका, आपका गुड्स हो गया,
गुड्स जिसको आप बेचते हो, मार्केट में खरीदते हो और बेचते हो, वो भी आपका करंट एसेट होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो लाइबिलिटी भी इसी तरह दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दो अलग अलग कैटेगरीज। एक लाइबिलिटी होती है इंटरनल लाइबिलिटी और दूसरी लाइबिलिटी होती है एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी कि जो कि, इसको मैं थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। एक ले लेते हैं हम बिजनेस और दूसरी बात करेंगे हम ओनर की। अब देखो, बिजनेस के ऊपर ओनर पैसा लगाता है, ठीक है, जिसको बोला जाता है कैपिटल, और इसको दूसरा नाम भी है ओनर्स इक्विटी। जो पैसा ओनर बिजनेस पे लगाता है उसको बोला जाता है कैपिटल। अब पैसा जब लगाता है ओनर, किस लिए लगाता है? ऐसा तो नहीं होता ना दूसरे दिन उसने बंद करना होता है, वो इसलिए लगाता है ताकि बिजनेस इन रिटर्न उसको प्रॉफिट दे along with this capital। ठीक है, अब जब बिजनेस उसको प्रॉफिट देगा तो दैट मीन्स अगर कल को बिजनेस नहीं चलता है, अगर लॉस में चला जाता है, तो उसको, ओनर को पैसा जो होगा कम मिलेगा। तो बिजनेस के ऊपर ना एक बोझ हो जाता है। वो आपने फिर हेरा फेरी, अगर आई होप की मूवीज देखते होंगे, फिर हेरा फेरी में अक्षय कुमार पैसा लगाता है कि 2 दिन में डबल हो जाएगा। ठीक है, तो अब उसको डबल करके देना था, लेकिन वो भाग गई। चलो वो तो जो भी हुआ, बट क्या होता है कि आप बिजनेस पे जब पैसा लगाते हो तो बिजनेस को इन रिटर्न आपको क्या देना होता है? प्रॉफिट, या फिर अलोंग विद कैपिटल। तो बिजनेस के ऊपर ना एक लाइबिलिटी बन जाती है, किसकी? ओनर की। और उस लाइबिलिटी को हम बोलते हैं इंटरनल लाइबिलिटी। उसी तरह एक्सटर्नल लाइबिलिटी वो जो हमने बाहर पैसा कुछ चुकाना हो, जैसे फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स, बैंकर्स, ये सारे के सारे क्या होते हैं? एक्सटर्नल लाइबिलिटी होती है। यहाँ पे आपको एक्सप्लेन भी किया हुआ अच्छे से, आप देख लो। जैसे फॉर एग्जांपल, कहाँ गया, ये रहा, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में आपके क्रेडिटर्स आ गए और इंटरनल में आपका ओनर आ गया। ठीक है, जो कैपिटल की बात करते हैं। उसी तरह एक सेकंड कैटेगरी है कैपिटल की। कैपिटल की सेकंड कैटेगरी, इसी तरह जैसे एसेट को डिवाइड किया था वैसे ही डिवाइड करेंगे इसको भी। करंट लाइबिलिटी एंड फिक्स्ड लाइबिलिटी। वो लाइबिलिटी जो कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में चुकाई जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? इंटर करंट लाइबिलिटी। और जो लाइबिलिटी हमें लॉन्ग पीरियड में चुकानी पड़े, आराम आराम से, उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड लाइबिलिटी। इसकी एग्जांपल, करंट की एग्जांपल आ गई आपकी क्रेडिटर्स, और इसकी एग्जांपल आ गई, इसमें और भी एग्जांपल्स है, आगे हम पढ़ेंगे इसको आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि हम क्या करेंगे, स्टेप वाइज चलेंगे। जहां जहां जो भी डिस्कशंस होंगी, जो आगे हम जर्नल पढ़ेंगे ना, तो उसमें काफी कुछ आपका क्लियर होगा, और मैक्सिमम जो डेफिनेशंस है वो आपकी वहां पे कवर। ठीक है, वहां विद ईच ट्रांजेक्शन में आपको एक एक चीज को बताऊंगा। ठीक है, तो लॉन्ग पीरियड की लाइबिलिटी, जैसे फॉर एग्जांपल बैंक लोन, इसको क्या बोलते हैं हम? फिक्स्ड लाइबिलिटी। उसी तरह एक्सपेंसेस जो होते हैं, वो एक्सपेंसेस या लॉसेस, ये क्या होता है कि कोई भी खर्चा खर्चा करने से भी पैसा जाता है। और एसेट्स एंड गुड्स में डिफरेंस बताना इसके बाद। ओके डन सर, गुड्स एंड एसेट में क्या डिफरेंस होता है? ओके, बता दूंगा। ऐसे कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वो एसेट ही होता है, अभी बताया आपको, करंट एसेट होता है। ठीक है, चलो आगे पढ़ लेते हैं हम इसको अच्छे से। लास्ट के अभी क्या टाइम हो रहा है? 55 मिनट्स में हम वो चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम 5 मिनट मैक्सिमम पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे जो भी आपके डाउट्स होंगे उसको क्लियर। ठीक है,
चलो आगे चलते हैं। एक्सपेंसेस की बात करेंगे। जो भी एक्सपेंसेस या खर्चे आपके बिजनेस खर्चे करता है, कोई चीज लाने के या कोई चीज देने के, जैसे कैरेज कर लेता है, या फिर कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस पे करता है, या सैलरी पे करता है। सैलरी पेड इज बेसिकली एन एक्सपेंस। मगर आप इधर नजर मारो, मैंने 3 अलग अलग डिविजन्स की हुई है, सैलरी प्रीपेड एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग। सैलरी पेड इज एक्सपेंस, ये तो खर्चा है। लेकिन सैलरी अगर प्रीपे की है, पहले से पे कर दी हुई है, तो वो आपकी ऑटोमेटिकली काउंट हो जाएगी एसेट में। और अगर सैलरी कहीं आउटस्टैंडिंग है, जो कि इस महीने आपने नहीं दी सपोज, ठीक है, और वो आपकी ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी, लाइबिलिटी। तो हमेशा ध्यान रखना कि वो बोल क्या रहा है। अगर उसने सैलरी पेड लिखा है तो वो एक्सपेंस है और एक्सपेंस का रूल लगाना है। लेकिन अगर उसने बोला सैलरी प्रीपेड तो एसेट है और एसेट का रूल लगाना है। लेकिन अगर बोला सैलरी आउटस्टैंडिंग तो लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी का रूल लगेगा। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ना चीजों को, क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है और उस हिसाब से आपने उसका आंसर देखना है। तो चलो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। एक्सपेंसेस के बाद हम अगेन कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल ये शेयर करना बंद कर देते हैं हम। अब डाउट्स पे जाते हैं। तो बताएं क्या क्या डाउट्स है, किसको क्या डाउट है। सर एक्सपेंसेस का बता दो, सैलरी पेड और सैलरी प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग। सैलरी प्रीपेड और सैलरी, एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग। ओके, आई विल डिस्कस इट। आपको व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है? यस सर। ओके, आप म्यूट कर दीजिए। सैलरी प्रीपेड, आपको मैं 3 डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में इसको डिवाइड करूंगा। और सैलरी आउटस्टैंडिंग, ये हम जब फाइनल अकाउंट्स पढ़ेंगे ना उसमें बहुत अच्छे से क्लियर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 3 ईयर ले लेते हैं, 2011, 2012, सॉरी 12, एक मिनट, 2012 और 2013। ठीक है, अब हम बिजनेस की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट ईयर कौन सा है? 2012 का। प्रेजेंट ईयर आपका 2012 है। और ये है आपका पास्ट, और ये है आपका फ्यूचर। ठीक है, अब वो बोलता है जब सैलरी प्रीपेड, अब वो बोलता है जैसे फॉर एग्जांपल 2011 में आपने क्या किया, 2012 की भी सैलरी पे कर दी। ठीक है, सैलरी प्रीपेड कर दी, मतलब पे कर दी ऑलरेडी, जो 2012 में आपको देनी थी। तो जब 2012 में आप अकाउंट बनाओगे ना, तो ये आपका ऑटोमेटिकली एसेट्स में आ जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट टाइम है, प्रेजेंट टाइम में आपको देनी नहीं है, वो पहले की दे दी हुई है आपने। और सैलरी आपकी प्रीपेड आपका क्या बन जाएगा, एसेट बन जाएगा। उसी तरह अब आपका आ गया सैलरी आउटस्टैंडिंग। अगर सपोज कि 2011 का जो सैलरी था वो आपने पे नहीं किया एम्प्लॉइज को, और यहाँ पे जाके आपके पास एक लाइबिलिटी खड़ी हो जाती है 2011 की, जो कि आपने सैलरी अभी पे नहीं की है, और वो क्या बन जाता है, आउटस्टैंडिंग ऑफ 2011। ठीक है, और इसी तरह आगे ये प्रोसेस होगा। अगर सपोज ये आगे भी कंटिन्यू होता है 2013 में, तो पिछला जो भी अगर आपने पेमेंट नहीं किया होगा वो यहाँ पे आके आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। और अगर पे कर दिया है पिछला वाला और ये वाला भी पे कर दिया हुआ है 2013 का भी, ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे आ जाएगा प्रीपेड। आई होप कि क्लियर हो गया मैम। यस सर। ठीक है, तो और कोई सर डाउट? हम सैलरी आउटस्टैंडिंग को सैलरी पेएबल कह सकते हैं? सैलरी पेएबल, देखो, हाँ। सैलरी पेएबल कह सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कह सकते। सैलरी पेएबल की बात करेंगे तो आपका पूरा एक टाइम पीरियड होता है। देखो, आप जब अकाउंट्स मेंटेन करते हो तो देयर इज अकाउंटिंग पीरियड होता है।
एक अकाउंटिंग पीरियड होता है, राइट। और उस अकाउंटिंग पीरियड में जैसे जैन में अगर आपने सैलरी अभी दी नहीं और पहुंच गए आप मार्च में, ठीक है, नहीं फाइनेंशियल ईयर चेंज करते हैं, आप रखो अप्रैल से मार्च तक का फाइनेंशियल ईयर। अगर अप्रैल में आपने पेमेंट नहीं की है, ठीक है, और अगर मार्च में आप जाके पेमेंट कर देते हो तो दैट विल बी सैलरी पेड सिंपली। लेकिन अगर सपोज आप नहीं करते हो और वो कंटिन्यू करते हो कि आप पेमेंट नहीं कर रहे हो और वो पेएबल है अभी पड़ी हुई, तो वो आउटस्टैंडिंग हो जाएगी आपकी ऑटोमेटिक, और आपको वो आपकी लाइबिलिटी में काउंट हो जाएगी। पेएबल हमेशा लाइबिलिटी होगी, सैलरी आउटस्टैंडिंग हमेशा लाइबिलिटी होगी, लेकिन सैलरी पेड विल बी एन एक्सपेंस। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। मैसेज में बता दो। देखो यार, इसको एक्सप्लेन करने के लिए ना मैं आपको पहले आपको बताना पड़ेगा। चलो लेट मी डिस्कस इट। क्या क्या पूछा है? वो तो लाइबिलिटी होगी पेएबल वाली। हाँ तो मैंने क्या बोला? मैंने भी यही बोला, लाइबिलिटी है। अगर उस साल में पे कर दोगे तो ठीक, तो सिंपली पेड हो जाएगा, सैलरी पेड हो जाएगा। अगर उस साल पे पे नहीं कर पाए और नेक्स्ट ईयर में कंटिन्यू किया तो उसको बोलोगे आप सैलरी आउटस्टैंडिंग। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको समझाता हूँ। इसको मिटाता हूँ, एक मिनट क्लियर कर लेते, सॉरी। इसके लिए आपको ना मैं एक चीज बताऊंगा। दिख रहा है? ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेएबल, दो पार्ट्स में डिवाइड करो इसको। ट्रेड रिसीवेबल और एक मिनट, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेड अगर आपने रिसीव किया है, रिसीवेबल, और ट्रेड्स पेएबल, ये दोनों आपके, देखो ट्रेड रिसीवेबल इज अ एसेट और ट्रेड्स पेएबल इज अ लायबिलिटी। ठीक है, जो भी पैसा जो आपने रिसीव करना है, आपने कुछ सामान बेचा, अब किसी ने आपको पैसा देना है, वो आपका क्या हो जाता है? ट्रेड रिसीवेबल, और वो सिंपली आपका एसेट बन जाता है। ठीक है, उसी तरह अगर ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल का मतलब होता है कि जो भी चीज आपने खरीदी है लेकिन उसका पैसा अभी मार्केट में नहीं दिया है, तो ऑटोमेटिकली वो आपके लिए लाइबिलिटी बन जाती है। सेम इज द केस विद सैलरी। वैसे एक बात देखी जाए तो सैलरी रिसीवेबल नहीं होगा, क्योंकि हम बिजनेस की बात करें और बिजनेस सैलरी रिसीव नहीं करता। ठीक है, सैलरी पेएबल की बात करेंगे तो हम एम्प्लॉइज को सैलरी पे करते हैं, और ये हमारी क्या रहती है? लाइबिलिटी। ऑल ऑफ यू इन्फॉर्म दैट शेयर योर। अच्छा सर, 10 बजे नेक्स्ट क्लास होगी, ओवर कर देना। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ज्यादा लंबा डिस्कशन हो जाएगा। आई होप कि मेरे आपको समझ आया होगा। तो जिसको भी कोई डाउट है वो आप सेपरेटली, मतलब अगर किसी को लगता है कि डाउट है तो फिर वो आप सर को बता देना और इसका रिव्यू दे देना क्लास का। जो भी चेंजेस आपको लगती है हमें करनी चाहिए तो उसके। सैलरी सैलरी रिसीव्ड इज ए इनकम, बट बिजनेस कभी सैलरी रिसीव नहीं करता। सैलरी रिसीव्ड बाय हुम? हर बंदे का एक अपना अपना बिजनेस होता है। अगर एम्प्लॉय सैलरी रिसीव कर रहा है तो एम्प्लॉय के बिजनेस के लिए, एम्प्लॉय के लिए वो सैलरी, वो सॉरी, वो आपका क्या होगा? इनकम होगा। सर अपना नंबर शेयर करना। फिलहाल मैं आपको अपना नंबर नहीं दूंगा, फिलहाल मैं आपको पहले ये क्लास ले लो, फिर उसके बाद इसके बाद दूसरी क्लास है उसमें चले जाओ, फिर उसके बाद हम बात करेंगे इस बारे में। ठीक है, वो भी हम शुरू करेंगे, बेसिक कंसेप्ट भी करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। बिजनेस के लिए इनकम सेल्स जो जनरेट की हो। राइट, बिल्कुल सही है रोहित, बिल्कुल सही बोल रहे हो।
वो इनकम होगी बिजनेस के लिए जो सेल्स जनरेट की जाती है। ठीक है, जब आप फाइनल अकाउंट्स पढ़ोगे तो ये बात करो, इसके बारे में अच्छे से पढ़ो। बेसिक नहीं, वो सर वो बेसिक कंसेप्ट पूछ रहा है, कोई बात नहीं, ये भी करेंगे हम। ठीक है सर, चलो विद दिस आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो थैंक यू, आई होप कि आपको सब समझ आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास के लिए आप प्लीज रहें, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। आप प्लीज दूसरा आपको शेयर हो जाएगा लिंक, आप वहां पे चले जाना। ठीक है, ओके, वेलकम वेलकम।